नमस्कार। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा चुनावी कवरेज, सत्ता का संग्राम। सत्ता के संग्राम की ताजा हाल सूरत यह है कि कांग्रेस लगभग सभी राज्यों से बाहर होती हुई जा रही है और जिस तरह से पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी और आपने वहां कांग्रेस का जिस तरह से सुपड़ा साफ किया, चन्नी दोनों सीटों पर पीछे है, सबसे बड़ी खबर। और वे तैयारी कर रहे हैं इस्तीफा देने की, राज्यपाल से मिलने जा रहे हैं। इस्तीफा कभी भी सोच सकते हैं। एक और सत्ता से बाहर हो गई, एक और राज्य से सत्ता से बाहर हो गई है कांग्रेस। और इस सब मेरे साथ दो नए मेहमान जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता गोविंद मालू और कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर अमीनुल खान सूरी। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सूरी साहब, सबसे पहला सवाल आपसे पूरी सहानुभूति के साथ कि 2014 से लेकर आज तक छोटे बड़े 30-40 चुनाव हारने के बाद भी आप आत्मचिंतन कब शुरू करेंगे? देखिए प्रतीक जी, आत्मचिंतन की बात हर विषय के साथ में आती है, हर चुनाव के साथ में आती है कि उसमें क्या रिस्पांस मिला है, जनता ने क्यों कांग्रेस पार्टी को नहीं चुना। कई जगह हम चुनाव जीते भी हैं, ज़्यादातर जगह 2014 के बाद कांग्रेस पार्टी चुनाव हारी है। और आत्मचिंतन और आत्मविश्लेषण का दौर तो जिंदगी भर चलता रहता है। जब से आदमी पैदा होता है और जब तक मृत्यु होती है, हर विषय पे, हर चीज़ पे वो बार बार आत्मचिंतन करता है और कांग्रेस पार्टी भी अपना चिंतन कर रही है। हाँ, ये चुनाव बहुत ही अप्रत्याशित हैं। जो परिणाम आ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने नहीं सोचा था कि इस तरह के परिणाम आएंगे। और विश्लेषण तो करना ही चाहिए, जीवन की हर चीज़ का करते हैं तो राजनीति है, चुनाव है। जनता ने क्यों कांग्रेस पार्टी को अपना आशीर्वाद नहीं दिया, क्यों कांग्रेस पार्टी को नकारा। पंजाब का बहुत बुरी तरह से कांग्रेस की जिस तरह से स्थिति सामने आ रही है, बहुत बड़े आत्मविश्लेषण की आवश्यकता है। धन्यवाद डॉक्टर सूरी, सच्चाई को स्वीकार करने के लिए कि कांग्रेस ने 2014 के बाद ज्यादातर चुनाव हारे हैं। आप पहले कांग्रेस के नेता हैं जिसने सच्चाई को स्वीकार किया। लेकिन गोविंद मालू, क्या नहीं लगता आपको कि अब सारी बातें फिजूल हैं और जो ब्रांड मोदी है वो सब पर भारी है? भारतीय राजनीति में ब्रांड मोदी के आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा। पुष्कर धामी, कोई पहचान नहीं, पार्षद से मुख्यमंत्री बने, खुद पीछे चल रहे हैं। लेकिन उत्तराखंड में जो माना जा रहा था कि बीजेपी बहुत खराब हालत में है, बीजेपी वहां पिछड़ सकती है, लेकिन बीजेपी वहां लगभग बहुमत के आगे चली गई है। रुझानों में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में बहुमत हासिल कर लिया है, गोवा में बहुमत हासिल कर लिया है, उत्तराखंड में बहुमत हासिल कर लिया है, मणिपुर में बहुमत हासिल कर लिया है। तो ब्रांड मोदी जो है वो सब पर भारी है। प्रतीक जी, ये पूरे चुनाव का डायनेमिक्स ये है कि क्रेडिबिलिटी बाकी सब पर भारी है। और क्रेडिबिलिटी केवल एक व्यक्ति की नहीं, पार्टी की, उसकी नीतियों की, सिद्धांत की और आर्मी ऑफ कैंपेनर्स जो हैं उनकी होती है। यदि एक भी उसमें गड़बड़ हो तो पूरा चुनाव और कैंपेन ध्वस्त हो जाता है। 2014 का टर्निंग पॉइंट जो था, उसके बाद देश ने करवट बदली। भ्रष्टाचार का मुद्दा आज़ादी के बाद से कांग्रेस की सरकारों में जब भ्रष्टाचार हुआ तब भी था, लेकिन अल्टरनेट नहीं था, विकल्प नहीं था। तो एसर्शन ऑफ पॉलिटिक्स जो ये हुआ, उसमें नया जुड़ा, वो ये जुड़ा कि जब एक व्यक्ति आया, उसने सपने का एक खाका तैयार किया और सपने को ज़मीन पर उतारा, क्रियान्विति और जो अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स है उसमें उन्होंने अपने आप को स्थापित किया। तो लोग ये देख रहे हैं कि गवर्नेंस की बात करना बहुत अलग बात है, लेकिन गवर्नेंस देना और कौन दे रहा है, डिलीवरी कौन कर रहा है। इसलिए एक कॉमन मैन की तरफ जो पार्टी जाएगी, जिसकी क्रेडिबिलिटी होगी। आप देखिए पंजाब में आम आदमी पार्टी ने, मैं इस बात से कोई गुरेज नहीं करता पार्टी का होने के नाते भी, कि आम आदमी पार्टी ने पंजाब में जो स्वीप किया वो एक क्रेडिबिलिटी की बात थी। एक उनको चाहिए कि आशावादी, एक ऑप्टिमिस्टिक लोग की जो सोच है कि वो कैसा उसमें देखते हैं अपने आप का, महत्वाकांक्षी जो राजनीति है उसमें क्या देखता है आदमी। देखिए उत्तर प्रदेश के चुनाव में एक मुद्दा जो बहुत तेज़ी से विस्तारित हुआ और चला कि शहर में शासन, गांव में राशन। ये बड़ा मुद्दा पूरे चुनाव का एक कैंपेन का बड़ा मुद्दा बना और उसने लोगों के दिलों को छुआ, लोगों के जहन में का कोई यादव नहीं, कोई कुर्मी नहीं, कोई जातिवाद की बात जो ग्राउंडेड एलायंस हुए वो अलग बात है, लेकिन
कई हमारे रिपोर्टर्स गए, आपके कई सारे साथी, हमारे कई सारे साथी जो ग्राउंड पर देखने गए, उन्होंने देखा कि यादव भी कह रहा है कि मैं बीजेपी को वोट दूंगा, क्योंकि उसको चाहिए लॉ एंड ऑर्डर, गुड गवर्नेंस, और डिलीवरी की सरकार ने। करप्शन का कोई भी चार्ज इन सरकारों पर नहीं लगा। जहां चलिए, एक बड़ी खबर के साथ हम आ रहे हैं। डिजाइना न्यूज के संवाददाताओं की तरफ से जो खबर आ रही है, एक बड़ी खबर यह है कि 403 उत्तर प्रदेश में सीट है, उसके 399 सीटों के रुझान हमारे पास हैं। केवल 4 सीटों के रुझान हमारे पास नहीं है, 399 सीटों के जो रुझान हमारे पास है उसमें भारतीय जनता पार्टी 261 सीटों पर आगे चल रही है। बीएसपी जो है वो माफ कीजिएगा, समाजवादी पार्टी जो है वो 126 सीटों पर आगे चल रही है, और कांग्रेस और बसपा बहुत पीछे चल रही है इस उत्तर प्रदेश राज्य में। जहां तक सवाल है तो पूरा मुकाबला जो है वो केंद्रित हो गया है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में। हालांकि गोवा से मालू जी आपके लिए थोड़ी सी निराशाजनक खबर है, अभी तक 20 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही थी, अब वहां पर घटकर 8 हो गई है। और पंजाब में तो जैसा कि मालू जी भी कह रहे हैं कि एक तरह से आप वहां पर स्वीप करती हुई दिखाई दे रही है। तो डॉक्टर सूर्या, आपके साथ एक इस बात पर मैं बात करना चाहूंगा कि क्या कांग्रेस हाईकमान पंजाब की स्थिति को समझने और संभालने में फेल हुआ? एक बड़ा संघर्ष चल रहा था सिद्धू अमरिंदर सिंह के बीच में, एक सही समय पर निर्णय नहीं लिया गया। जब निर्णय लिया गया तब तक बहुत देर हो गई थी। फिर जो निर्णय लिया गया उसमें भी जो सबसे लोकप्रिय चेहरा था जो सिद्धू, उसको डोमिनेट करके एक ऐसा चेहरा, एक जातिवादी कार्ड खेलने की कोशिश की, एक दलित कार्ड खेलने की कोशिश की। सिद्धू और सिद्धू का परिवार लगातार उस दलित कार्ड पर हमला करता रहा, चन्नी पर हमला करता रहा। ऐसा लगा ही नहीं कि पार्टी हाईकमान का कोई दबदबा है, कोई प्रभाव है, पार्टी हाईकमान कोई कंट्रोल करने की स्थिति में है। ऐसा लगा कि पार्टी हाईकमान जो है वो सुनिश्चित नहीं है कि पंजाब में क्या करना चाहिए, और उसकी कीमत चुका रही है पार्टी, वहां बहुत बुरी तरह से हार रही है। देखिए प्रतीक जी, जो निर्णय आते हैं, परिणाम आता है, अगर परिणाम आपके पक्ष में आ गया तो आपके गलत निर्णय भी सही हो जाते हैं, और परिणाम अगर आपके खिलाफ आ गया तो आपके सही निर्णय भी गलत हो जाते हैं। मतलब ये दुनिया सफलता को जो मानती है, आज परिणाम खिलाफ है, उसका विश्लेषण होगा कि क्यों परिणाम खिलाफ है। चन्नी की जो लोकप्रियता थी, जिस तरह से चरणजीत सिंह चन्नी जो पिछले 6 महीने मुख्यमंत्री बनाए गए, नेशनल टीवी पे जिस तरह से एक हाइप मिल रही थी, पहली बार कांग्रेस सरकार ने एक दलित वर्ग के व्यक्ति को पंजाब का मुख्यमंत्री बनाने का काम किया था, जहां सर्वाधिक प्रतिशत 31% आबादी दलित है जिस राज्य में, वहां पे इस तरीके से परिणाम आए। आपने एक दलित को मुख्यमंत्री के रूप में आगे प्रोजेक्ट किया था, तो क्या स्थितियां हैं? क्या अमरिंदर सिंह की जो 4-4.5 साल की गवर्नमेंट थी उसने जिस तरह से कार्य किया था, जिसके कारण कांग्रेस पार्टी ने उन्हें हटाया था, क्या वो 4.5 साल का कार्यकाल कांग्रेस पे पंजाब पे भारी पड़ा? ये एक विश्लेषण का विषय होना चाहिए। जब एक तरफ मोदी की बड़ी बड़ी बातें चल रही है, मोदी सब तरफ चल रहा है, तो मोदी पंजाब में क्यों नहीं चल पाया? वहां आम आदमी पार्टी क्यों आई? कि मोदी फैक्टर सब तरफ है, बाकी सब। ये गोविंद जी से ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। मोदी ब्रांड पंजाब में क्यों नहीं चलता? मोदी ब्रांड बंगाल में क्यों नहीं चलता? मोदी ब्रांड केरल में क्यों नहीं चलता? देखिए प्रतीक जी, बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी एक छोटे ब्रदर की भूमिका अकाली दल के साथ निभाती रही है, और अकाली दल बड़ा भाई के रूप में और हमेशा उसके पीछे चला है। मैंने कहा ना कि क्रेडिबिलिटी, जब जनता वहाँ पर, पिछली बार भी आम आदमी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा सीटें मिली थी, और भारतीय जनता पार्टी अकाली दल का अलायंस पार्टनर था। तो जो ये सारी बातें हैं, मैं इत्तेफाक नहीं रखता मेरे कांग्रेस के मित्र की बात से कि दलित और ये जातिवाद को नकार दिया इस चुनाव ने। इस चुनाव ने कहा कि एस्पिरेशन जो हैं आप जनता के, उसको आपका एस्पिरेशन बनाइए, अपने एस्पिरेशन को जनता के एस्पिरेशन पर मत वो आप मुद्दे को थोड़ा सा हट गए। मोदी पंजाब में क्यों नहीं? मैंने कहा ना आपको, देखिए वहां पर पंजाब में या केरल में या वहाँ की अलग स्थितियां हैं, और वहां पर जो ये आम आदमी पार्टी, मैंने कहा ना कि छोटा भाई था भारतीय जनता पार्टी का, इतना ग्राउंड पर बहुत ज़्यादा संगठन का विस्तार नहीं था जी। फिर भी हम पिछली बार से ज़्यादा लाए हैं, कम नहीं हुए हमारे। हमने अमरिंदर के साथ समझौता किया, अकाली दल हमसे खुद ही अलग हो गया जो किसान आंदोलन को लेकर, तो उनकी क्या हालत हुई। तो अकाली और बीजेपी यदि साथ में होता तो ये उसका फार्मूला। और अकाली की बड़ी खबर गोविंद जी, अकाली दल के 3 बड़े नेता, बादल परिवार के 3 सदस्य, प्रकाश सिंह बादल कई बार मुख्यमंत्री रहे, उनके सुपुत्र सुखबीर सिंह बादल और उनके भतीजे मनप्रीत सिंह बादल जो वित्त मंत्री थे बादल सरकार में, वो तीनों बादल परिवार के बड़े सदस्य जो हैं वो इस वक्त पीछे चल रहे हैं।
पंजाब की एक और बड़ी खबर, जैसा कि मैं बता रहा हूं बार बार, कि चरणजीत सिंह चन्नी दोनों सीटों से पीछे चल रहे हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह पीछे चल रहे हैं, तो नवजोत सिंह सिद्धू तीसरे नंबर पर चल रहे हैं। तो आपने वहाँ के तमाम बड़े नेताओं को जो है वो धूल चटा दी है, और आपकी आंधी में ये बड़े बड़े जो शामियाने थे, खेमे थे, तंबू थे, वो उड़ते हुए से दिखाई दे रहे हैं। मैं आपसे डॉक्टर अमीनुल खान सूरी आपसे ही बात करना चाहता हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपको भी, समाजवादी पार्टी को भी, कांग्रेस को भी बड़ी उम्मीद थी कि भाई किसान आंदोलन से बीजेपी के खिलाफ नाराजगी है, जाट और मुसलमान वहाँ एक हो गया है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की संख्या बहुत बड़ी तादाद में है, और चूँकि आप भी अल्पसंख्यक खेमे से आते हैं, वर्ग से आते हैं, इसलिए मैं सवाल आपसे करना चाह रहा हूँ। और मुस्लिम बहुत खुलकर समाजवादी पार्टी के साथ है। क्या चौधरी जयंत सिंह के आने के बाद, जो चरण सिंह जी के पोते होते हैं, अजीत सिंह जी के लड़के होते हैं, उसके बावजूद भी जाट बीजेपी में गया, जाट ने बीजेपी को सपोर्ट किया? देखिए, मैं सबसे पहले आपके सवाल के जवाब देने से पहले पंजाब के बारे में एक बात और स्पष्ट कर दूं। आज जो पंजाब का परिणाम है वो 77 और 84 की कहानी दोहरा रहा है। जिस तरह 77 में परिणाम आए थे, एक लहर चली थी, 84 में एक लहर चली थी, वही लहर इस समय पंजाब में नजर आ रही है आम आदमी पार्टी के लिए। अब विषय जो आपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्योंकि चुनाव पहले 2 चरणों में था, 130 सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यूपी में आती हैं। जयंत चौधरी के साथ समाजवादी पार्टी का गठबंधन था, कांग्रेस पार्टी ने अकेले लड़ने का फैसला लिया था, जिनके पास वहाँ संगठन नहीं है। आज 34 साल कांग्रेस पार्टी को यूपी में सरकार गंवाए हुए हो गए हैं। उसके बाद उस संगठन को खड़े करके प्रियंका जी ने जिम्मेदारी ली कि संगठन को खड़ा किया जाएगा, लड़ाई लड़ी जाएगी। परिणाम क्या आते हैं कांग्रेस के पक्ष में 2-4 घंटे में क्लियर हो जाएगा कि कितनी सीटों पे कांग्रेस आती है। पर जाट किसान आंदोलन में जिस तरह से पहली बार, अगर इस 9 साल में नरेंद्र मोदी जी 2014 से प्रधानमंत्री बने, 7-8 साल में पहली बार घुटने टेकने पे मजबूर किया, तो वो इस देश के किसानों ने किया कि उनको अपना फैसला बदलना पड़ा। भारी भीड़ थी किसानों के, टिकैत साहब और ये सब, पूरा किसान बेल्ट है, जाटलैंड है, अपना दिल्ली से लगा हुआ बेल्ट है, वहां पे भारतीय जनता पार्टी जो लीड कर रही है। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी को मोटा मोटा 60 से 70 सीटों का नुकसान हो रहा है अभी की दिशा में। हाँ, सत्ता में रहने के अगर 130 सीटों में भारतीय जनता पार्टी 100 सीटें जीत रही है या 80 सीटें जीत रही है, अगर वहां जो परिणाम एक्सपेक्टेड थे, अगर वहां जो किसान आंदोलन के प्रति या समाजवादी पार्टी या कांग्रेस विपक्ष को जो वोट मिलना था, वो वोट अगर मिला होता तो आज यूपी का परिणाम अभी कुछ और होता। पर राजनीति में काश, अगर, मगर, किंतु, परंतु, लेकिन चलते नहीं है। अभी यहाँ पे बैठ के, इंदौर में बैठ के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किस सीट पे क्या हुआ और क्या कारण रहा कि जो वोट नहीं मिला, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल यूपी को लेके ये है कि बहुजन समाज पार्टी का जो वोट घटा है वो किस तरफ गया। बहुजन समाज पार्टी का वो 80 माइनॉरिटी कैंडिडेट बहुजन समाज पार्टी ने 400 सीटों में से यूपी में लड़ा है। कहीं ना कहीं जो पर्दे के पीछे एक गेम था मायावती और योगी का, उसमें वो सफल होते हुए दिख रहे हैं। सर, राजनीति में 1 और 1 2 नहीं होते, 1 और 1 11 होते हैं। आप भी जानते हैं, राजनीति समीकरणों का खेल है, राजनीति गणित का खेल है, और राजनीति में जो दिखाई देता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखाई नहीं देता। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी, मालू जी काफी शातिर है, काफ़ी चालाक है कि वो उसको पर्दे के पीछे भी अपनी गोटियां जमाना आती है। जैसा ये कह रहे हैं कि मायावती का वोट ट्रांसफर बीजेपी के पक्ष में, वो आप कितने सहमत हैं इससे? देखिए, राजनीति और चुनाव रणनीति का खेल है। रण की नीति अगर आप नहीं बनाएंगे ठीक ढंग से, तो परिणाम में दिखती है, सब चीज़ें रिफ्लेक्ट होती है कि परिणाम क्या है। लेकिन मैंने आपसे कहा ना जातिवाद, ना कोई एडजस्टमेंट, सीधी बात है गवर्नेंस। और गवर्नेंस को लेकर उत्तराखंड भी, उत्तर प्रदेश भी, मणिपुर भी और कमोबेश गोवा भी उस तरफ जाता हुआ दिख रहा है। तो मैं कहूँगा कि जो सरकार ने, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी तो होती है जब सरकार सत्ता में होती है, लेकिन उसके बाद जो परिणाम का दृश्य सामने आ रहा है, रुझानों का, जो अब कहें कम से कम कमोबेश एक पैटर्न सेट हो चुका है लगभग, जितने भी परिणाम आ रहे हैं। तो इसमें इच्छा शक्ति और जनता के प्रति उसका दायित्व, ये कौन सा दल निभा रहा है, किसने जातिवाद का कार्ड खेला। देखिए, जाट और उनको आरएलडी और एसपी का समझौता हुआ, जाट को लेकर हुआ, मुस्लिम को लेकर हुआ, लेकिन नहीं चला। जाटों के सबसे बड़े लेकिन नहीं चला, लेकिन नहीं चला। हाँ, देखिए पंजाब में क्या किया, कांग्रेस पूरी तरह से किसान आंदोलन के साथ भी थी। वो जो हमारे तीनों किसान कानून के जबरदस्त खिलाफत की। आम आदमी पार्टी इस तरह से मुखर नहीं रही, लेकिन जनता ने या सिद्धू का या चन्नी का जो झगड़ा था, जिस ढंग से उन्होंने खुलकर मैदान में
आपसी आरोप प्रत्यारोप की गवर्नमेंट की को देखने की बजाय खुद का अपना हित देखा, तो एस्पिरेशन, मैंने कहा ना, खुद की महत्वाकांक्षा ज़्यादा हावी हो गई। जनता को ये पसंद नहीं, जनता को ये चाहिए कि कौन हमें हमारी जो दैनंदिन की समस्या है, जो हमारी रोज के हमारे वो है सरोकार, उससे कौन संबंध रखता है। ये जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं वो नीचे तक कैसे पहुंचेगी, उनका लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैं आम आदमी पार्टी के बारे में भी ये कहूँगा, जैसे दिल्ली में उन्होंने किया, नीचे तक शिक्षा स्वास्थ्य की बात की, तो ये कई चीज़ें मोदी जी ने किसानों को 2000 रुपया हर देने का फैसला किया, 6000 रुपया। इसके अलावा मकान, उसके अलावा आयुष्मान योजना, ये जो कई सारी योजनाएं हैं जो फलीभूत हुई नीचे तक जाकर और क्रियान्वयन की शक्ल में आई, लोगों के जहन में उसका प्रभाव दिखा, तो ये जनता ये देख रही है। और अल्टरनेट कौन, इसको लोगों ने देखा है। देखिए, आप कांग्रेस ने बहुत बड़ा अभियान चलाया है महिलाओं को केंद्रित करके कि महिलाएं वोटर्स खूब है और महिलाओं को हम अपनी तरफ रुझान करें, और मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, कई सारे कैंपेन चलाए उन्होंने। लेकिन जनता ने क्या किया, जनता ने उनको नहीं चुना। जनता ने, महिलाओं ने, और जो वोट दिया है वो भारतीय जनता पार्टी को दिया है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर बड़ा इशू था, गवर्नेंस बड़ा इशू था लोगों को। लेकिन जिस तरह से सूरी साहब से सवाल करूंगा मैं, जिस तरह से मुस्लिमों का यूपी से जो वो आया है आकलन कि मुस्लिमों का वोट विभाजित नहीं हुआ, समाजवादी के साथ पूरी तरह से खड़ा रहा। भले ही 80 सीटों पर कांग्रेस मायावती बहन जी ने मुस्लिम कैंडिडेट दिए, लेकिन मुसलमान समझदार था, वो ओवैसी के चक्कर में नहीं आया, वो मायावती के चक्कर में नहीं आया। उसे मालूम था कि बीजेपी को हराने वाली पार्टी है वो एसपी है, तो वो एसपी के साथ रही। उसके बावजूद आपने भी कहा कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में अच्छा कर रही है, बीएसपी ने अपने वोट ट्रांसफर करे हैं, तो उसके बावजूद जिस तरह की सफलता एसपी को मिलनी चाहिए तो वो नहीं मिल रही। तो क्या माना जाए कि जो 85 करोड़ लोगों को घर घर राशन मोदी सरकार पहुंचा रही है, वो एक बड़ा मुद्दा था, क्योंकि उससे तो मुसलमान भी लाभान्वित हो रहे थे, मुसलमानों के घर भी राशन पहुंच रहा है। और प्रतीक जी, मैं बीच में आपको टोकूंगा, मुस्लिम हिंदू का सवाल नहीं, मुस्लिम महिलाओं ने 3 तलाक को लेकर, राशन को लेकर भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में कुछ समर्थन दिया है, इससे इनकार नहीं किया। नहीं, आप भले ऐसा कह रहे हैं, मोदी जी तो कह रहे हैं कि मैं अगर इनके लिए गर्दन भी कटवा दूंगा तो ये मेरा साथ नहीं देंगे। नहीं, ठीक है, लेकिन मोदी जी ने ये योगी जी ने कहा था ग्राउंड पर, जो मैंने कहा आपसे यादव का भी कहा कि यादव जबकि सपा के साथ होते हैं, लेकिन जब कई सारे रिपोर्टर्स गए, उन्होंने कई यादव से, आपके लोग जाते हैं, जब रिपोर्टर जाते हैं तो उनको थोड़ी मालूम कौन से दल का कौन है, पूछा यादव से कि बोले नहीं, मेरे लिए तो लॉ एंड ऑर्डर बड़ा इशू है, मैं तो बीजेपी को वोट दूंगा। ऐसा हुआ है। ये इस पे बात में करना चाहूंगा जो मैंने आप सवाल किया था। देखिए, ये सब विश्लेषण करना पड़ेगा कि अगर समाजवादी पार्टी 72 सीटें पड़ रही है, पिछली बार के मुकाबले कांग्रेस के साथ गठबंधन में थी, इस बार दोनों पार्टियां अलग अलग लड़ी, कहीं ना कहीं यूपी बाइपोलर हुआ है। अगर ये जो परिणाम आ रहे हैं कि जो यूपी चतुर्कोणीय मुकाबले होते थे, यूपी इस बार बाइपोलर हुआ है कि दो तरफ मुकाबला था, या तो योगी जी या अखिलेश जी। जिस तरह के परिणाम है, उस परिणाम ने, अगर जनता ने योगी जी को चुना है तो वो क्यों चुना है, कौन से सेगमेंट में कितना वोट गया है, किस विधानसभा में कौन कहां जीत रहा है, कौन से रीजन से समाजवादी पार्टी की 125 सीटें आ रही हैं, कहीं ना कहीं तो समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश जो 5 खंडों में बंटता है, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी लीड कर रही है, कहां पीछे हुई है। तो आज इसका विश्लेषण नहीं कर सकते कि किस समाज से कितना वोट गया, समय लगेगा, पर विश्लेषण जरूर आवश्यक है इसमें। मान लो जब अपन गोवा की बात करें, गोवा में आप जानते हैं कि बड़ी खरीद फरोख्त होती है, वहाँ विधायक कभी भी किसी के साथ भी चले जाते हैं। अब बीजेपी वहाँ 18 सीटों पर है, कांग्रेस 12 है, टीएमसी 5 है, आप 1 है और अन्य 4 हैं। तो ये सारे लोग जो हैं अन्य सहित ये 22 होते हैं, और टीएमसी और आप ये कह चुके हैं कि अगर हमको बीजेपी को रोकने के लिए किसी का भी सपोर्ट करना पड़ा तो हम करेंगे। कांग्रेस के 12 है, तो क्या कांग्रेस, टीएमसी और आपकी मिलीजुली सरकार गोवा में बनती हुई दिखाई दे रही है आपको? प्रतीक जी, अभी कोई अंतिम परिणाम नहीं आया। सबसे बड़ी बात तो ये, इलेक्टोरल जो वॉल्यूम है वो गोवा का बहुत अलग है। गोवा का इलेक्टोरल वॉल्यूम एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी का लगभग 12-15 हज़ार, 20 हज़ार से ज़्यादा का नहीं है एवरेज। उसमें जब इतने सारे दल कॉन्टेस्ट कर रहे हैं तो उसमें 200-500 वोटों से ज़्यादा की हार जीत नहीं होती है। अपने इंदौर का एक पार्षद, उतना बड़ा चुनाव वहाँ विधानसभा का होता है। इसलिए जब तक अंतिम परिणाम नहीं आ जाए तब तक इस बारे में कोई भी स्पेकुलेशन करना ठीक नहीं होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी गोवा में बाकी अपने साथियों के साथ मिलकर सरकार बनाने की दिशा में आगे आएगी और सरकार बनेगी। मुझे भरोसा है
कि जब अंतिम परिणाम आएगी, अंतिम टैली आएगी, तब गोवा में भारतीय जनता पार्टी खुद की ताकत पर एक बहुमत प्राप्त कर लेगी, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे दल वहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। एमजीपी थी, टीएमसी आ गई थी, फिर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस थी और बीजेपी भी। लेकिन उसके बाद में ये जो छोटा छोटा बिखरा हुआ, उसमें कहाँ 200-300 वोटों का अंतर हुआ। जब आप टैली देखेंगे 40 सीटों की, तो आपको लगेगा कोई 100 से जीता, कोई 50 से जीता, कोई 200 से जीता। इसलिए अभी उसके बारे में कोई भी प्रेडिक्शन करना जल्दबाजी होगी। लेकिन गोवा में, मणिपुर में, उत्तराखंड में और ये यहाँ पर सभी देखिए। और दूसरी बात, एक और जो इस चुनाव, इस परिणामों का संदेश गया है, और पिछले 2014 से, उसके पहले से 2007 में मायावती को आउटराइट मेजॉरिटी मिली उत्तर प्रदेश में, 2012 में सपा को मिली। अब लोग गठबंधन सरकारों से ऊब गए हैं और एक को आप फुल मेजॉरिटी दिल्ली में आप गठबंधन सरकार ही चला रहे हैं। नहीं देखिए, नहीं गठबंधन सरकार, देखिए हमको तो स्पष्ट बहुमत हाँ, तो पर मिला ना, आपके साथ है। नहीं एनडीए हमने बनाया है, लेकिन एक पार्टी को क्लीन मेजॉरिटी, क्लीन स्वीप देने का मन लोगों ने बनाया। देखिए आप पंजाब को देखिए, उत्तराखंड को देखिए, मणिपुर को देखिए, सभी दूर को देखिए। अब आगे जब भी ये समय आएगा जहाँ पर गठबंधन की सरकारें रही, उसके बाद क्या हुआ, विषय तो कांग्रेस के सोचने का है कि जब सपा के साथ वो थी तब उनको इतनी सीटें नहीं मिली, जब सपा से अलग हो गई तो सपा को ज़्यादा सीटें मिल गई। ये भी एक विश्लेषण का विषय है। ये विश्लेषण का विषय है डॉक्टर सूरी की। देखिए आप लगातार किस तरह से उत्तर प्रदेश में सिकुड़ रहे हैं। इसके पहले आपको 7 सीटें थी, इसके पहले 29 सीटें थी, 29 से 7 पर आए, 7 से 3 पर आ गए हो। कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश दिल्ली की चाबी है। दिल्ली में सरकार चाहिए तो उत्तर प्रदेश में मजबूत होना पड़ेगा। और आप उत्तर प्रदेश में जब जब कांग्रेस मजबूत रही, दिल्ली में कांग्रेस सरकार बनती रही, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी वगैरह वगैरह। उसके बाद आप यूपी में कमज़ोर हुए, दिल्ली में भी कमज़ोर हो गए। अगर यूपी के साथ आपको बिहार का साथ मिल जाता तो और अच्छा है, और बिहार के बाद पश्चिम बंगाल, ये 3 बहुत महत्वपूर्ण राज्य हैं दिल्ली की चाबी के लिए। आप यूपी में ख़त्म हो गए हैं, बिहार में और ज़्यादा बुरी स्थिति में है, वहाँ पे आप लालू पे डिपेंडेंट है, और पश्चिम बंगाल में आप नहीं है। तो 3 बड़े राज्य खोने के बाद आप उम्मीद करते हैं कि 2024 में कुछ चमत्कार दिखा देंगे आप। देखिए यूपी में कांग्रेस खत्म थी जब प्रियंका जी वहां गई। हमारे पास संगठन नहीं था, काफी सालों से जिला अध्यक्ष नहीं थे। इस समय कांग्रेस का वोट परसेंट बहुत जबरदस्त रूप से यूपी में बढ़ा है। संगठन को खड़े करने का काम प्रियंका जी ने वहां पे किया। और आप देखिए, जरूर विधायक नहीं आए, वोट में तब्दील नहीं हुआ, पर आज कांग्रेस संगठनात्मक रूप में यूपी में जाके खड़ी हुई है। मैं खुद यूपी होके आया हूँ, जो पहले स्थितियां थी उससे बिल्कुल विपरीत है। यूपी में कांग्रेस संगठन रूप में खड़ी हुई है, वोट परसेंटेज की गवाही देगा। सीटों में तब्दीली, प्रियंका जी को तो वहाँ मुख्यमंत्री पद का दावेदार बताया जा रहा था, 3री सीट पे आ गए आप। नहीं, कभी घोषित नहीं किया कांग्रेस पार्टी ने कि प्रियंका जी मुख्यमंत्री पद की दावेदार है। वहाँ संगठन खड़ा करने आई थी, लड़ने आई थी। हमने मुद्दों को उठाने का काम किया। हमने जहाँ 80-20 की बात यूपी के मुख्यमंत्री कर रहे थे, वह प्रियंका जी जनहित से जुड़े मुद्दों को उठा रही थी, जनहित से जुड़ी बातें कर रही थी। जो जमीनी धरातल के मुद्दे थे वो उठाए, जनता ने नकारा। इसमें कोई दो मत नहीं है कि जनता ने जिस तरह का आशीर्वाद मिलना चाहिए था वो आशीर्वाद नहीं मिला। और 2024 में भी जो विपक्ष की भूमिका कांग्रेस पार्टी निभाती आ रही है, 2024 में भी मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और अपनी लड़ाई लड़ेंगे, और परिणाम सबके सामने आएंगे। बिहार में कांग्रेस ग्रो कर रही है, आज कांग्रेस के 27 विधायक हैं। पश्चिम बंगाल हम फिर माइनस हुए क्योंकि वहां टीएमसी का उदय हुआ है। अब आप देखिए कांग्रेस के लिए कितनी सोचने वाली बात है और क्या परेशानी है। पंजाब में आप युवा को मौका देते हैं, जनता ने नकार दिया। उत्तराखंड में आप पुराने चेहरे को आगे रखते हैं, जनता ने नकार दिया। पंजाब में आप दलित को मौका देते हैं, जनता ने नकार दिया। तो आज समझने वाली बात है, क्योंकि ये चुनाव बहुत बड़ा दिया। मतलब आप जनता के मनोभावों को आपका शीर्ष नेता पकड़ नहीं पाता डॉक्टर सूरी। देखिए वही मैं आपको बात बता रहा हूँ। एक तरफ आपने युवा को मौका देने का भी काम किया पंजाब में, वहां परिणाम आपके सामने। उत्तराखंड में चर्चा होगी कि आपने फिर हरीश रावत जी को आगे रखा, किसी युवा को नहीं लाए। और मैं सवाल ये करना चाहूंगा कि जो ताजे चुनाव नतीजे आ रहे हैं और जिस तरह से आपकी 5 राज्यों में आपकी धूल बिखरी पड़ी हुई है, उसका असर मध्य प्रदेश की राजनीति में क्या होगा? कमलनाथ यहाँ पे बुजुर्ग चेहरा है, बुजुर्ग नाम है, हरीश रावत बुजुर्ग नाम था, हार गए। पर युवा भी तो हारे, चरणजीत सिंह चन्नी। इसका इम्पैक्ट मध्य प्रदेश में क्या पड़ेगा? आप जैसे कार्यकर्ता जाहिर है निराश होंगे देश का रुझान देखकर। नहीं, देश के रुझान से तो बिल्कुल निश्चित तौर पे बहुत आशाएं थी
और उससे तो निराशा निराशा हाथ होगी। लगी। तो बिल्कुल मध्य प्रदेश में निराशा। असर पड़ेगा, मध्य प्रदेश की कांग्रेस पर असर पड़ेगा, मध्य प्रदेश की कांग्रेस की चुनावी संभावनाओं पर असर पड़ेगा इस परिणामों का। मध्य प्रदेश का उत्तर प्रदेश से कोई लेना देना नहीं है। वहाँ कांग्रेस की स्थिति अलग है, यहाँ कांग्रेस की एक स्थिति अलग है। कांग्रेस यहाँ पे संगठन रूप से मजबूत है, इससे पहले सरकार बनाई 2018 में, और कांग्रेस जिस तरह से काम कर रही है और जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, 23 में परिणाम दिख जाएंगे। 24 से पहले अभी 23 बाकी है, कर्नाटक बाकी है, गुजरात बाकी है, हिमाचल बाकी है। गुजरात में आपका क्या है? कुछ भी नहीं है। 100 सीटें आई थी, 10 सीटों का अंतर रहा था पिछली बार, और इस बार वो गुजरात भी में आखिरी बार आपकी सरकार कब बनी? आखिरी बार 84 ये शंकर सिंह वाघेला का समर्थन था 96 में, उसके बाद सरकार नहीं बनी है 97 28 में। साल हो गए। वो तो चिमन भाई पटेल के बाद में। हाँ, वो चिमन तो भाई समर्थन- पटेल- समर्थन हाँ, लगभग चिमन सपोर्ट भाई के लाए। मतलब आप देखें तो नहीं, वो तो कितने- जहां भी गई है कांग्रेस, वो आउट ऑफ द सीन हो पर गई है। चलिए, आप लगातार जहां आपकी सरकार रहती है वहां गिरते क्यों हैं? उत्तराखंड में आप -12 जा रहे हैं, देखिए, यूपी में आप -49 जा रहे हैं। प्रतीक जी, ये क्या एंटी प्रतीक इनकम्बेंसी आपके, मतलब आप गुड गवर्नेंस देने में तो नाकाम नहीं रहते नहीं, हैं। देखिए प्रतीक जी, बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं चुनाव में। कोई एक चीज से चुनाव का परिणाम या उसका आकलन नहीं किया जा सकता है। कई जगह टिकट का भी मामला रहता है, कार्यकर्ताओं का कई नाराज़गी रहती है, कुछ जगह पर जनता की कई हमने टिकट कम बदले। जो लोग सोच रहे थे कि उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा जो उम्मीदवारों में चेंजेस आएगा, वैसा नहीं हुआ, हमने कम बदले टिकट। लेकिन कुल मिलाकर सरकार एंटी इनकम्बेंसी होती है, जब काम करते हैं तो होती है, लेकिन उसके बाद प्रो इनकम्बेंसी भी होती है। ये देखिए, मध्य प्रदेश में सबसे पहले 173 सीटें आई, फिर 143 आई, फिर 165 आई। तो ये ऊपर चढ़ाव चलता रहता है, लेकिन जनता उसको बम्पर थोक में वोट दे रही है, मेजोरिटी में आ रही है। हमारा वोट परसेंटेज भी देखना, अभी जब वोट परसेंटेज आएगा तो वोट परसेंटेज हमारा बड़ा होगा, कम नहीं हुआ है। सीटें कम हो गई, सीटों का मैंने कहा ना, सीटों का ये अरे एक कैलकुलेशन। इंदौरी सवाल गोविंद जी आपसे करना चाहूंगी कि उत्तराखंड में बहुत फंसा हुआ मामला था और बड़ा नेक टू नेक लग रहा था, और अब बल्कि ऐसा माना जा रहा था कि कांग्रेस की वहाँ सरकार आ रही है, बीजेपी वहाँ माइनस है, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय को वहाँ भेजा गया और वहाँ बड़ी सीटों की जवाबदारी दी गई। तो क्या कैलाश विजयवर्गीय के जाने के बाद वहाँ कुछ परिवर्तन आया? कुछ जो उनका मैनेजमेंट है, जिस तरह से वो हरियाणा में जिता चुके हैं, जिस तरह से पश्चिम बंगाल में उन्होंने सीटें बढ़ाई हैं, उत्तराखंड में एक बार प्रभारी रहते उन्होंने सरकार बनवाई थी, तो क्या उसका फर्क पड़ा कैलाश जी के अनुभव का? देखिए, कैलाश विजयवर्गीय राष्ट्रीय महामंत्री हैं, और बाकी जो पार्टी के नड्डा जी की टीम में जो लोग हैं, सबको अलग अलग जिम्मेदारी दी जाती है। किसी को पूरे राज्य के, किसी को एक सीट की भी दी जाती है, किसी को एक बूथ की भी दी जाती है। ये भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है कि इसमें जो गैलेक्सी ऑफ लीडर्स है उनको, और जो उनमें उर्वरा है, जो उनमें संगठन की जो सोच और क्षमता है, उसका उपयोग पार्टी करती जहां जरूरत होती है, तो निश्चित रूप से उसका फायदा तो पार्टी को मिलता ही है, और मिलेगा ही। तो कैलाश जी को कुछ श्रेय मिलेगा? मैंने कहा ना कि हर कार्यकर्ता को, कैलाश जी उत्तराखंड गए, उसके पहले बंगाल में भी सीटें बढ़ाई उन्होंने। बंगाल में देखिए, ये बात अलग है, ये बात अलग है कि बंगाल में हम सरकार नहीं बना पाए, लेकिन जो हम प्रमुख विपक्षी दल के रूप में, और बड़ी हमारे पास एमएलएज हमारे जीत कर आए, तो ये चुनाव में बाकी सब चीज़ें स्थानीय स्तर पर जो अलायंसेस भी होते हैं, कई सारे इश्यूज होते हैं, उस पर निर्भर करता है। लेकिन जो संगठनात्मक क्षमता है एक बड़ी कैलाश जी में जी, वो तो खैर उससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। और इसीलिए मैं कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित दल है, और वो कैडर बेस जो पार्टी है, वो उन बातों को जो हमारी गवर्नमेंट काम करती है और जो नीतियां हैं, उसका जो क्रियान्वयन है, उसका प्रभाव क्या होगा, उसको नीचे तक ले जाने का काम वो करते हैं। सिराथू जो बड़ी सीट थी, केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश के, वहाँ से चुनाव लड़ रहे थे, वो पीछे हो गए हैं, और पल्लवी पटेल जो केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की बहन है अपना दल की, वो आगे हो गई है। तो ये भी एक बड़ी आगे पीछे चलता रहता है। देखिए, वो मैंने कहा ना, स्थानीय स्तर पर कई सारी चीज़ें, स्थानीय कारण होते हैं जिसमें कम ज़्यादा होते रहते हैं वोट, लेकिन अंततः जो व्यक्ति काम करता है, जो व्यक्ति वहाँ पर प्रभाव रखता है, और ये पार्टी ने जातिवाद से ऊपर उठकर सब दूर काम किया भी है और उसको रिफ्लेक्ट भी किया है। बहुत बड़ी खबर, हरीश रावत लाल कुआं से पीछे चल रहे हैं। मैं जेल में भी तत्काल कमेंट चाहूंगा डॉक्टर सूर्या आपसे। हरीश रावत, बड़ी खबर।
बहुत अप्रत्याशित है। पिछले चुनाव में जब तत्कालीन मुख्यमंत्री थे हरीश रावत जी, तब हरिद्वार ग्रामीण से लड़े थे, जहां तक मुझे याद है, तब भी पीछे चले थे, पर उम्मीद है इस बार आगे हो जाएंगे, समय है। पर अप्रत्याशित है। पंजाब का भी खामियाजा भुगतना पड़ रहा है उनको। उत्तराखंड अपने आप में बहुत अप्रत्याशित है। जिस तरह से जो फीडबैक आ रहा था, जो चीजें थी, जो आज भी 21 सीटें दर्शा रही है, कहीं ना कहीं जनता ने भाजपा को नहीं पसंद कर रही थी, पर कांग्रेस को भी नकारा, और भाजपा उस नकारात्मक में कहीं भाजपा को उन्होंने स्वीकार करने का कार्य किया है। अब ये तो आकलन ही बाद में बता पाएगा कि हरीश रावत जी का फेलियर रहा, टिकट एलोकेशन में फेलियर रहा, क्योंकि जनता का रुझान कांग्रेस के पक्ष में था। हमारी बहस में मणिपुर छूट रहा है, मणिपुर पे भी हम बात कर लें। कांग्रेस वहाँ मणिपुर में, चूंकि मणिपुर को ईसाई लैंड माना जाता है, ईसाई स्टेट माना जाता है, कांग्रेस वहाँ शुरू से बहुत अच्छी रही है, लेकिन मणिपुर में अब कांग्रेस की पिछले चुनाव की तुलना में 20 सीटें कम हो रही हैं। ये एक बहुत चौंकाने वाली बात है। और मणिपुर में जहां बीजेपी के खाते नहीं खुलते थे नॉर्थ ईस्ट में, वहां बीजेपी मणिपुर में वापस सरकार बनाने की दिशा में बढ़ रही है। इस पर आप क्या टिप्पणी करेंगे? देखिए, जब मणिपुर पिछली बार कांग्रेस के 28 विधायक आए थे, तो 2 विधायक छोड़ के सब कुछ जिस चीज के लिए अमित शाह जी माहिर हैं, 26 विधायक भारतीय जनता पार्टी के पाले में गए थे, और मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी ने विधायकों को आयत करके सरकार बनाई थी। वो सरकार चुनाव में गई, चुनाव में उतरी, और मणिपुर का जो भी परिणाम आ रहा, भारतीय जनता पार्टी का बहुमत नहीं हुआ। एनपीपी भी अच्छी तादाद में चल रही है, और कांग्रेस 8-10 सीटों पे चल रही है। तो अभी समय दीजिए, वहाँ क्या स्थिति बनती है, किसकी सरकार बनती है। चलिए, प्रतीक जी, मैं इसी में बता दूं, मैं 1985 में नारायण दत्त तिवारी लगातार 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, बहुत बड़े नेता माने जाते थे। उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण चेहरा था नारायण दत्त तिवारी, केंद्र में बहुत मंत्री रहे, उत्तर प्रदेश में बहुत मंत्री रहे, उत्तराखंड के भी मुख्यमंत्री रहे, और एक अप्रत्यक्ष रिश्ता उनका इंदौर से भी है। उनके बेटे की शादी इंदौर में हुई थी, जो शेखर तिवारी बहुत जद्दोजहद के बाद उनके बेटे बन पाए थे। उसके लिए भी नारायण दत्त तिवारी हमेशा याद की जाएंगे। एक पहले बड़े नेता रहे जिनका डीएनए टेस्ट हुआ। तो नारायण दत्त तिवारी बहुत सारी बातों के लिए मुझे याद आते हैं। तो उसमें से ये भी है कि 1985 में वो लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे, और 1985 के बाद पहली बार ऐसा मामला होगा कि योगी लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। जी गोविंद जी, आप कुछ कह रहे थे? मैं कह रहा था कि जो मणिपुर की बात है, अब कोई भी कुछ कहता रहे, लेकिन कांग्रेस ने हमेशा टेकन फॉर ग्रांटेड लिया नॉर्थ ईस्ट को, उसको केवल अपना चरागाह बनाया, और उसके अलावा न ध्यान दिया न कुछ किया। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार आई, जो हमारा लुक ईस्ट पॉलिसी, उसको एक्ट ईस्ट पॉलिसी, हमने उसको दोनों तरफ लिया, रणनीति के हिसाब से भी लिया और डेवलपमेंट के हिसाब से भी लिया। और अब जो डेवलपमेंट हुआ है नॉर्थ ईस्ट में, वो जो लोग 2014 का दृश्य देखते हैं, कई सारे जर्नलिस्ट, कई सारे जो प्रेक्षक हैं, और अब जब देखते हैं तब लगता है कि हमारा कितना संवेदनशील क्षेत्र है भारतीय सुरक्षा की दृष्टि से, भारत के भूभाग की सुरक्षा की दृष्टि से। उस पर इतना ध्यान देकर सरकार ने वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के काम किए, वहाँ पर सामाजिक सरोकार की योजनाओं को लोगों तक पहुँचाया। तो ये मणिपुर के लोगों का दिल जीतने की बात है। जहाँ तक कांग्रेस की तोड़फोड़ और भारतीय जनता पार्टी में आ गए और फिर वो हो गए, तो जनता ने उस पर मोहर लगा दी कि भाई आपने जो किया वो ठीक किया। लेकिन कांग्रेस से हमको निराशा है, कांग्रेस से कोई उम्मीद, पूरे देश में जो दृश्य दिख रहा है, कांग्रेस से नाउम्मीदी की जो लहर है, वो इस चुनाव का एक फलसफा। लेकिन मध्य प्रदेश की जनता ने 2018 में कांग्रेस के प्रति उम्मीद जताई नहीं, देखिए, उम्मीद जताई, बहुमत नहीं दिया कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार करिए, अलार्म दिया, भारतीय जनता पार्टी के लिए अलार्मिंग था। लेकिन ये भी बताया, अलार्मिंग से आप संभले कहाँ? नहीं, हम संभल गए ना। उसके बाद हमको फिर जनता ने 50-50 हजार से जिताया। जो चुनाव हुए उसके आप परिणामों पर जाइए। इस परिणामों का क्या असर पड़ेगा मध्य प्रदेश की राजनीति पे? ये जो 5 राज्यों इस परिणामों का असर ये पड़ेगा कि आगे आने वाले चुनाव, जो राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, अभी पहले तो गुजरात है, कर्नाटक है, उसके बाद में फिर 2023 में मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये जो चुनाव हैं, और हिमाचल प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में मैं आपको आज जो सरकार काम कर रही है, जिस सरकार की जो गवर्नेंस है, डिलीवरी है, जनता की नब्ज पे हाथ है, सीधा संवाद है जनता से, उससे 2003 का जो परिणाम का रिकॉर्ड भी भारतीय जनता पार्टी तोड़ेगी। ये मैं आपसे इस चैनल के माध्यम से कहता हूँ, आप रिकॉर्ड करके रखना, जब ये चुनाव आएंगे तब अपन बात करेंगे। चेहरा कौन रहेगा? शिवराज सिंह ही चेहरे रहेंगे या चेहरा बदला जाएगा? ये एक बड़ा चेहरा सवाल तो है। भारतीय जनता पार्टी और कमल है। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं,
अभी हैं वर्तमान में, आगे भी रहेंगे। निश्चय ही शिवराज सिंह चौहान जनता के नेता हैं और उन्होंने जनता में अपना जो प्यार उनको मिला है और जो प्यार दिया है जनता ने, वो आगे आने वाले चुनाव में भी नेतृत्व करके, और मैंने कहा ना 2003 के इस जो विक्ट्री थी उसको भी ब्रेक करेंगे। उमा भारती के नेतृत्व में जो विक्ट्री हुई थी 2/3 बहुमत, उससे भी उसको भी ब्रेक करेंगे। डॉक्टर सूरी, यूपी की बात अगर फिर से करें, 276 सीटों पर बीजेपी अब आगे जाती हुई दिखाई दे रही है, केवल 44 सीट पीछे की। अब बढ़त बीजेपी की और अच्छी होती जा रही है, एसपी 114 पर है। तो ये कहा जा रहा था कि योगी जो हैं वो बीजेपी में इस जीत के बाद योगी नंबर 2 हो जाएंगे। नरेंद्र मोदी नंबर 1 है, योगी नंबर 2 है, क्योंकि भविष्य का चेहरा जो दिख रहा है, हिंदुत्व का जो चेहरा दिखाई दे रहा है, स्ट्रांग हिंदुत्व का जो चेहरा दिखाई दे रहा है, वो योगी योगीनाथ बाबा है। क्या लगता है आपको, एक कांग्रेस की तरह आप योगी का किस तरह से समीक्षा करना चाहेंगे? देखिए, योगी 1985 के बाद आपने बताया कि पहली बार यूपी के इतिहास में कोई सरकार रिपीट होने जा रही है, तो ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। और कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व जो है मोदी जी और शाह जी, वो योगी की इतनी बड़ी जीत तो हजम करना मुश्किल लगता है। और भारतीय जनता पार्टी में मोदी के बाद कौन, ये लड़ाई तो इस चुनाव परिणाम के बाद निश्चित तौर पर शुरू हो गई है। और कहीं ना कहीं मैं आशा रखता हूँ कि जिस तरह का परिणाम आया है, तो मध्य प्रदेश में भी मुख्यमंत्री परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी करेगी, जो काफ़ी दिनों से शिवराज सिंह चौहान साहब का रुका हुआ था। क्योंकि कहीं ना कहीं मोदी जी और अमित शाह ये सोचते हैं कि जिस तरह के जनहितैषी फैसले मध्य प्रदेश की सरकार को काम करना चाहिए, उस तरह के काम नहीं कर रही है। तो देखते हैं आगे राजनीति क्या कहती है। पर कांग्रेस की तरफ से स्पष्ट है, 2023 में कमलनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाएगा। जनता का भरपूर आशीर्वाद कमलनाथ जी के साथ है। कांग्रेस इतनी हार के बाद भी 2023 को लेकर मध्य प्रदेश में बिल्कुल आशान्वित नहीं, है, कार्यकर्ताओं को भरोसे तो में है। देखिए, कार्यकर्ताओं को तो रहना ही पड़ेगा, भले ही केंद्र की जनता की नब्ज पे हाथ ना हो, कि उस केमिस्ट्री पर हाथ ना हो, उसका स्मेल नहीं कर रहे हों। और दूसरी बात यह है कि कांग्रेस को बीपी किसी का बढ़ रहा हो तो कम करने की गोली देने के बजाय वो बढ़ाने की गोली दे देती है। ये इतने सारे निर्णयों में लगा कि वो जो उनका परीक्षण है और जो उनको इलाज करना चाहिए, उसमें वो कहीं ना कहीं फेल्योर रहे हैं। देखिए, अभी बताया कि वो दलित को दे दिया और चन्नी उसको हटा दिया, अपने अमरिंदर को, और इनको कर दिया। ये पाकिस्तान, प्रो पाकिस्तानी जो सिद्धू का कई बार झुकाव आया, कम से कम जनता जो राष्ट्रवाद की भावना पूरे देश में इस चुनाव में बहुत सारे परिणामों में दिखी है। एक बात कहना चाहता हूँ इसी बात पे, अमरिंदर सिंह जी जिस समय कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, प्रो पाकिस्तानी बताने में उनकी गर्लफ्रेंड एक पाकिस्तान थी, उनके एक महिला मित्र को भारतीय जनता पार्टी तब कहने में कभी पीछे नहीं रही। और आज आपके बगल में बैठ गए तो अमरिंदर सिंह जी साहब, ये कौन सा डिटर्जेंट पाउडर मालू जी आप लाते हैं, ये हमको आज तक समझ नहीं आया। तो अमरिंदर सिंह ने कभी देश की भारतीय जनता पार्टी के बयान है, कोर्ट है, आपके लोगों के कोर्ट है, आपके प्रदेश अध्यक्ष जो संवेदनशीलता के साथ जी यहाँ ये जिन्होंने उस समय भारतीय जनता पार्टी आसमा खान और अमरिंदर सिंह की मित्रता को ये राजनीति में जब कांग्रेस का चेहरा था, प्रदेश अध्यक्ष है, उनके कोर्ट है कि अमरिंदर सिंह पाकिस्तान प्रेमी है। इमरान खान के दोस्त नहीं थे वो, अरे इमरान खान के दोस्त नहीं थे, तो पाकिस्तान प्रेमी शशि थरूर की भी प्रेमिका थी। इमरान खान को ऐसे शशि थरूर की भी प्रेमिका, पाकिस्तान प्रेम की पाकिस्तान प्रेम था, लेकिन पाकिस्तान प्रेम की जर्नलिस्ट जो आज आपको सिद्धू में नजर आ रहा है, इमरान खान से मदद मांगे अगर गोविंद जी, सिद्धू ने इमरान खान, मोदी को हरा, तीनों को बहुत मारा है मैदान पर। सिद्धू ने इमरान, वकार और वसीम तीनों को बहुत मारा है। सिद्धू जो है पाकिस्तान के खिलाफ बहुत जीवटता से खेलता था, ये बात तो मानना पड़ेगी। देखिए, एज ए क्रिकेटर सिद्धू का पाकिस्तान के खिलाफ बहुत जबरदस्त रिकॉर्ड है। पॉलिटिशियन की बात कर रहा हूँ, एज ए क्रिकेटर नहीं है। एज ए क्रिकेटर तो मैं भी उसका फैन था, लेकिन एज ए पॉलिटिशियन और जिस पार्टी से और इमरान खान से कांग्रेस के बड़े लीडर राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी को हराने के लिए मदद करो। बताओ, ये हालत है। तो कांग्रेस को अपने पे भरोसा रखना चाहिए, जनता के बीच में जाए, जो उनका भरोसा है। नहीं, ये भरोसा नहीं है, भरोसा लोगों का टूट चुका है। अच्छी खबर आ रही है, उत्तराखंड में बीजेपी के फिगर्स बढ़ रहे हैं, 44 पर आ गई है बीजेपी, 42 से 44, कांग्रेस 22,
आपकी पिछली बार जैसी 11 पे आएगी कांग्रेस अभी। आपके लिए बहुत अच्छी खबर आ रही है। मणिपुर में भी कांग्रेस और पीछे चली गई है, 8 से 7, बीजेपी 28। गोवा में जरूर बीजेपी नीचे जा रही है, पहले 20 थी अब 17 हो गई है। कांग्रेस थोड़ा सा बड़ी है, 12 पर जा रही है। मुझे लगता है गोवा में मिलीजुली हो जाएगी और फिर वहां अमित शाह जी की जरूरत पड़ेगी। मैंने कहा ना प्रतीक जी, अंतिम टैली आने के पहले गोवा के बारे में कोई भी स्पेकुलेशन, गोवा में ये भी नहीं पता चलता कि आखिरी दिन कौन सा विधायक किस पार्टी में जाएगा। गोवा का रिकॉर्ड इस मामले में बहुत खराब है। पिछले कई सालों से देखें तो गोवा में जो है वो कब विधायक सुबह किसके साथ रहता है, दोपहर में नाश्ता किसी और, लंच किसी और के साथ करता है और रात में डिनर किसी और के साथ हो जाता है। गोवा में आपको लगता है अमित शाह जी की जरूरत पड़ेगी भाजपा को? देखिए, गोवा के परिणाम पूरे आने के बाद स्पष्ट होगा। टीएमसी और आप अपनी सीटें सस्टेन कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। 4 और 2 पे आगे हैं। कांग्रेस कितनी आगे बढ़ती है, भाजपा आगे बढ़ती है, घटती है। तो जब पूरा फिगर आ जाएगा कि 40 में से किसके कितने विधायक हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। पी चिदम्बरम साहब गोवा में मौजूद हैं। हमने इस बार पहले से कोशिश की। आपने पिछली बार तो दिग्विजय सिंह जी को भेजा था, बड़े नेता, मालूम पड़ा कि उन्होंने, फ्लोरियो ने कहा था कि उन्होंने सत्ता डुबवा दी थी। फ्लोरियो इस समय टीएमसी में है, जिनकी विचारधारा नहीं, उस समय तो कांग्रेस में मैं आप बात बता रहा हूँ। तो दिग्विजय सिंह जी उस समय प्रभारी महासचिव थे गोवा के, और इस समय चिदम्बरम साहब को भेजा गया है, पहले से हैं। अगर ऐसी आवश्यकता पड़ती है कि कांग्रेस पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है और जो हमारा गठबंधन है वहां पे अगर उसको नहीं मिलता और कुछ विधायकों की जरूरत पड़ती है तो चर्चा होगी। पहले परिणाम आने दीजिए। चलिए, चर्चा होगी, परिणाम आने दिए। अभी सबको उम्मीद है कि परिणाम आएंगे उसी पर। लेकिन बहुत बड़ी खबर ये आ रही है कि अखिलेश यादव जो है वो बहुत ज़्यादा वोटों से अपनी सीट पर आगे चल रहे हैं, करहल से आगे चल रहे हैं अखिलेश यादव। और उनके सामने एक केंद्रीय मंत्री चुनाव लड़ रहे थे, एसपीएस बघेल, वो काफ़ी पीछे हैं। यानी अखिलेश का अपने क्षेत्र में अभी भी प्रभुत्व दबदबा बरकरार है। और कांग्रेस के लिए चूँकि सभी राज्यों से खबर अच्छी नहीं है, निराशाजनक है। और ये कांग्रेस के लिए परिणाम निश्चित रूप से राष्ट्रीय राजनीति में उसकी प्रासंगिकता पर भी सवाल खड़े करेंगे, क्योंकि कांग्रेस एक समय में देश की सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी और देश के सभी राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी। कांग्रेस लगातार सिकुड़ती जा रही है, सिमटती जा रही है। पहले जो पूरे देश में जो कांग्रेस हुआ करती थी, अब 5 राज्यों में थी और 5 से भी अगर अब 4 राज्यों में चली गई है। तो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो चिंतन करे, आत्मावलोकन करे। हालांकि हर बार हम ये सवाल करते हैं कि कांग्रेस पता नहीं कब आत्मावलोकन करेगी, लेकिन ऐसा लगता है कि कांग्रेस एक कुंभकर्णी नींद में सो रही है, वो जागने को तैयार नहीं है। तमाम चुनाव परिणाम के नगाड़े, पराजय के नगाड़े बजते रहते हैं, लेकिन कांग्रेस का हाईकमान जागने को तैयार नहीं है। जाग जाता है तो उन्नीदी से बाहर आने को तैयार नहीं है, बदलने को तैयार नहीं है। और उसके कारण कार्यकर्ता बहुत निराश है। मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं में भी निश्चित रूप से निराशा होगी, क्योंकि अगले चुनावों में भी मध्य प्रदेश को, कांग्रेस को कोई बहुत ज़्यादा संभावनाएं दिखाई नहीं दे रही हैं। इस तरह के जो चुनाव परिणाम आ रहे हैं वो देश का मूड बताने के लिए काफ़ी हैं। तो देखते रहिए डिजाइनर न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हम मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा चुनावी कवरेज, सत्ता का संग्राम, आपके पास एक छोटे से ब्रेक के तुरंत बाद हाजिर होंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपके सामने नए आंकड़ों के साथ आएंगे, नई खबरों के साथ आएंगे, नए रुझानों के साथ आएंगे।